बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक नया नया शिष्य गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि महाराज, मेरे दिमागों में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। लगातार मैं सोचता रहता हूं, एक तरह की ओवर थिंकिंग करता रहता हूं। इससे बचने का क्या कारण है? कैसे बचा जाए इस बात से? गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मेरे साथ यात्रा करो। मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे साथ यात्रा करो। गौतम बुद्ध के साथ, सभी शिष्यों के साथ, वो शिष्य भी जो है यात्रा करने निकल जाता है। 1-2 घंटे चलने के बाद गौतम बुद्ध एक जगह पर सबको रोकते हैं, बोलते हैं कि अब थोड़ा सा आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, इसलिए सब लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो। गौतम बुद्ध अपने उस नए शिष्य को बुलाता, कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ, और पीछे जो तुमने गड्ढा देखा था उसी गड्ढे से पानी लेकर आना। वो शिष्य भागते हुए जाता है। वो गड्ढे में पानी लेने के लिए जैसे ही वो झुकता है और पानी लेने के लिए बर्तन आगे बढ़ाता है, देखता है क्या है कि पानी काफी गंदा हो रखा है। क्योंकि लोगों ने यात्रा की होती है उस गड्ढे के ऊपर से, तो मिट्टी जो है वो पानी में मिल चुकी होती है। अब वो बड़ा चिंतित कि क्या किया जाए, पानी हो चुका है गंदा। अगर पानी ले जाता है तब तो ये होगा कि गंदा पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास चले गए, और अगर पानी नहीं ले जाता है तो लगेगा कि यार देखो, आपने जो ऑर्डर दिया था उसको नहीं माना। बहुत सोचने समझने के बाद वो डिसाइड करता है कि पानी नहीं ले जाएंगे क्योंकि गंदा पानी है, और जाके बता देंगे कि पानी गंदा हो चुका है। वो शिष्य वापस आता है गौतम बुद्ध के पास और कहता है कि भगवान, वहां पर पानी जो है बहुत गंदा था, मैं ला नहीं पाया, वो गंदा पानी आपको देना मैंने उचित नहीं समझा। गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ देर और वक्त गुजर जाता है। गौतम बुद्ध दोबारा बुलाते हैं उस शिष्य को, बोलते हैं अब जाके पानी ले आओ। वो पानी लेने जाता है, कहता है कि यार अजीब बात है, अभी तो बताया था मैंने कि पानी गंदा है, लेकिन फिर वही कह रहे हैं कि वहीं से पानी लेकर आ जाओ। जाता है वो, लेकिन इस बार जैसे झुकता है, देखता है क्या है कि पानी जो है बहुत साफ हो चुका है, साफ नीट एंड क्लीन पानी है। बड़ा चिकित होता है कि यार अभी तो पानी गंदा था, लेकिन अभी कुछ देर के बाद ये पानी बड़ा साफ हो गया है। वो खैर पानी लेकर आता है, गौतम बुद्ध के पास आता है और बोलता है, भगवान ये तो पानी बहुत साफ है, ये कैसा हुआ? बुद्ध बोलते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार एक ही टाइम पर चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानबूझ के सोचते हैं या अनजाने में जो सोचते हैं, या जो जानबूझ के हम देखते हैं या अनजाने में जो देख लेते हैं, वो सभी चीजें लगातार हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सेटल नहीं होने देंगे, थोड़े रुकेंगे नहीं, तो ये लगातार दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ देर थम जाएं, अपने आप को सेटल कर जाएं। और जब हम अपने आप को सेटल कर ले जाते हैं तो देखते क्या है, धीरे धीरे करके जिस तरह से पानी के अंदर जो मिट्टी थी वो सेटल हो गई और ऊपर साफ साफ पानी रह गया, उसी तरह से जब आपके सभी ऊट पटांग विचार सेटल हो जाएंगे, जो ऊपर बचेगा वो प्योर कॉन्शियसनेस होगी, वो प्योर थॉट होंगे, जिससे आपका भला होगा। एक साइंटिफिक रिसर्च हुई, उसमें यह पता लगा कि अगर हमारा दिमाग बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे भी है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे भी है, तो भी लगभग 25 से 30% एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर देता है। यानी जितना भी आपके अंदर बॉडी की एनर्जी है, लगभग 25 से 30% एनर्जी वो एक दिमाग, एक छोटा सा ऑर्गन ही ले लेता है। यानी आपके पास बहुत कम एनर्जी बचती है बाकी काम करने के लिए। अब आप सोचिए कि जब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग प्रोसीजर में होगा, प्रोसेस में होगा, तो कितनी एनर्जी वो चूस लेता है। यही कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, वो लगातार सोचते रहेंगे और सारी एनर्जी उनमें से निकल जाती है, और कुछ भी करने के लिए उनके पास ऊर्जा बचती ही नहीं है। इसीलिए जो ओवर थिंकिंग का शिकार है वो कुछ कर नहीं पाते, सोचते बहुत है, कर कुछ नहीं पाते हैं। वैसे तो कई रास्ते बताए गए हैं इस चीज को ओवरकम करने के लिए, लेकिन जो 2 रास्ते जो मुझे बहुत पसंद हैं वो मैं अभी बताना चाहूंगा आपको, जिससे कि आप थोड़ा सा आपको इससे रिलैक्सेशन मिले। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज के टाइम पर जब हम दुनिया भर की ओवर इंफॉर्मेशन के जमाने में गुजर रहे हैं, ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो लगभग सभी को है। और ये ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका कैरियर, आपके जो रिलेशनशिप हैं, आपकी हेल्थ, सबको बर्बाद कर रहा है। 2 चीजें जो बताई गई हैं, सबसे पहली चीज ये है, जो बहुत आसान है, जो सबसे आसान चीज है जिससे आपको तुरंत निजात मिलेगी, वो ये है कि आप डीप ब्रेथ लें, यानी कि गहरी सांस लें। आप
कहीं पर भी बैठे हो, जरूर नहीं कि आप ध्यान मुद्रा में बैठे हो, आप कहीं कुर्सी में बैठे हो, आप सोफे में बैठे हो, आप ऑफिस टाइम में बैठे हुए हो, आप कोशिश कीजिए कि आप गहरी सांस लेना शुरू करो। प्रॉब्लम क्या है कि जो सबसे आसान चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए, यानी सांस लेना, मतलब अनकॉन्शियसली भी हम सांस लेते रहते हैं, बट हम उतनी सांस लेते हैं जितने में काम चल जाए, हम उतना नहीं लेते जितने की जरूरत है। हम बस फटाफट सांस लेके काम निपटा देते हैं, तो काम निपटाना नहीं है, यहां पर उतनी सांस लेनी है जितने की हमें हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी हो पाए। तो करना क्या है, जहां पर भी बैठे हो, जो भी कर रहे हो, आप गहरी सांस लीजिए। अब जब गहरी सांस लोगे, पेट भर के जब गहरी सांस लेते हैं, फेफड़े भर के नहीं, पेट भर के, जब आप पेट भर के गहरी सांस लोगे, आप देखोगे कि सिर्फ 2-4 गहरी सांस लेने में ही के बाद भी आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े विचार सेटल होना शुरू हो गए, धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो गए। सिर्फ 2-4 गहरी सांस लेने के बाद भी। गहरे सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। और अगर आप इसको 2-4 मिनट कर पाए, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट भी कर पाए, तो आप अपने अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखेंगे, महसूस करेंगे। ये लगातार कीजिए, दिन में 3-4 बार कर सकते हैं, 3-4 बार कीजिए, इसका असर आपको दिखाई देगा। सबसे आसान तरीका है, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कोई ध्यान मुद्रा नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका ये है। जो लोग ये कर सकते हैं वो कर लें। जो थोड़ा और समय दे सकते हैं, जो सेकंड जो तरीका है मुझे बहुत पसंद है, वो है थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान में आप आराम से बैठ जाएं या लेट भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पर धीरे धीरे अपनी सांसों को देखते जाएं और धीरे धीरे ध्यान लगाते जाएं। आप महसूस करेंगे कि आपके विचार शुरू में तो बहुत ज्यादा कुलबुलाहट करते हैं, लेकिन एक समय के बाद, 2-4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग में से विचार आने कम हो गए और आप धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो गए। कुछ समय देना पड़ेगा, जिस तरह गौतम बुद्ध ने बताया कि भाई थोड़ा सा समय गुजर जाने दो, मिट्टी जो है वो अपने आप सेटल हो जाएगी और प्योर पानी रह जाएगा। उस तरह से अगर जिस समय आप अपने आप को थोड़ा अकेला छोड़ देते हो, प्रॉब्लम यह है कि आप कभी अपने आप को अकेला छोड़ते ही नहीं हो। 24 घंटे आप कहीं ना कहीं इंगेज रहते हो, कोई दोस्त है, कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, और अगर कुछ नहीं मिला तो अगर अकेले बैठे भी हैं तो सोच रहे हैं। तो कभी भी आप अपने आप को अकेला छोड़ते नहीं हो। जब आप कभी अपने आप को अकेला नहीं छोड़ते हो तो लगातार विचार चलते रहते हैं। तो कुछ समय आप अपने आप को अकेला छोड़ो, अकेला छोड़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि चीजें सेटल होना शुरू हो गई हैं। अब ये सब चीजें वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ये तो आप करना ही करना है, लेकिन एक चीज जो आपको पीसीएस की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी वो है कि समर्पण की भावना। अब समर्पण की भावना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ओवर इंफॉर्मेशन के युग में है, एक ऐसा टाइम जहां पर चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल है। एक वीडियो देखने जाओगे 1000 वीडियो दिख जाते हैं, आप करंट अफेयर्स देखने गए 1,00,000 वीडियो दिख गए, आप कोई वीडियो देखने गए 1 करोड़ वीडियो दिख गए आपको। अब आप समझ नहीं पाते क्या करें, आपने इसका देखा, उसका देखा, इसका देखा, सब अच्छे लगते हैं, और जिसको पढ़ रहे हो तो कुछ समय बाद वो बहुत बोरिंग लगता है, फिर दूसरा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप इसको छोड़ के दूसरे चले जाते हो। अब इससे हो क्या रहा है, इससे आप खाली स्विच कर रहे हो एक दूसरे से। स्विचिंग करने से रिजल्ट नहीं आता है, मेहनत तो हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। यानी कि जैसे कि ट्रेड मिल पर आप कोई जो व्यक्ति भागता है तो भाग रहा होता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, सेम आपके साथ भी है कि आप बस मेहनत तो कर रहे हो पर रिजल्ट उसमें से कहीं नहीं आने वाला। हमें इस तरह की आदत से बचना पड़ेगा। ट्रेडमिल वाली यात्रा नहीं करनी है, नॉर्मल यात्रा करनी है कि अगर चलें, स्लो चलें, धीरे चलें, पर पहुंच तो कहीं जाएंगे ना, हमें कहीं पहुंचना है। हमें ट्रेडमिल की तरह एक ही स्थान पर नहीं भागना है। लगातार स्विच करने से आपकी सारी एनर्जी, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और आप कहीं नहीं पहुंच पाते, कुछ नहीं होता। इस हैबिट को आपको बदलना पड़ेगा, और इस हैबिट को बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को चूज करो, आप किसी के प्रति समर्पित हो जाओ। कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई किताब, कोई नोट्स, उसके प्रति समर्पित तो हो जाओ। अब समर्पण की भावना ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं कि आपका समर्पण ही खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आपको सफल न हो पाने की, वो यही है कि आपके अंदर समर्पण की भावना खत्म हो गई है। एक बार समर्पित हो जाइए। अब जिसको भी चूज कर रहे हो, किसी टीचर को, किसी गुरु को, किसी कोचिंग को, किसी किताब को, किसी नोट्स को, किसी स्ट्रेटजी को,
अब किसी भी को भी चूज कर रहे हो तो चूज करने से पहले, फाइनल करने से पहले पूरा ठोक बजा लीजिए कि हाँ भाई, जिसको चूज करने जा रहे हैं क्या वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्या वो सब दे सकता है जो मैं चाहता हूं, क्या मेरा और उस चीज का फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो रिजल्ट भी आ सकता है। यहां पर सही और गलत की बात नहीं हो रही है, या अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही है, यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स में जाकर भी असफल हो जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और कहीं लोग बहुत छोटी कोचिंग में भी आते हैं, वह टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और उनकी रिजल्ट आ जाना शुरू होते हैं, उनकी मेहनत जो है वो फल फूल जाती है, वहां फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। वो टीचर समझ पा रहा होता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम को, और स्टूडेंट भी टीचर की जो बताना चाहता है टीचर, वो समझ पा रहा होता है। फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। किताबों से फ्रीक्वेंसी क्या मैच कर रही है? तो किताब में दिया गया, क्या आप उसको समझ पा रहे हो? क्या कोई स्ट्रेटेजी जो है आप उसको फॉलो कर रहे हो, क्या वो स्ट्रेटेजी आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके तरीके से मैच कर रही है? अब लेट्स सपोज आप जो है वो रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह देर में उठते हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रेटेजी को फॉलो करने आप बोला इसने कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3-4 बजे उठ जाओ। अब आपने ले तो लिया स्ट्रेटेजी, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले कोई भी किसी भी टीचर को, कोचिंग को, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये व्यक्ति, ये चीज मेरे हिसाब से है या नहीं है। इसलिए सवाल पूछना शुरू करें। किसी को फॉलो करने से पहले सवाल पूछे कि हाँ भाई, मेरे ये विचार हैं, मेरी ये चीज है, आप मेरे साथ कैसे कॉम्पैटिबल हो गए, और आप हम मिलकर कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। जब तक आप टीचरों से बात नहीं करोगे तब तक चीजें निकल के नहीं आएंगी। और एक बार जब आप फाइनल कर लो, एक बार जब आप ठोक बजा कर देख लो कि हाँ भाई क्या है, अगर आप फाइनल कर लेते हो तो यकीन मानिए उसके बाद पूरा समर्पित हो जाइए। 100% समर्पण की भावना रखिए। फिर आप इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए, फिर कोई दूसरा कोई थॉट नहीं होना चाहिए, फिर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरे नोट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ वही होना चाहिए। और जब आप ये करोगे, आप देखोगे कि आपका टाइम बच गया, आपका टाइम बचना शुरू हो गया, आपकी जो ये उछलने कूदने की आदत है वो खत्म हो गई, आपकी ओवर थिंकिंग में भी अचानक से गिरावट आ गई, क्योंकि अब 50 चीजें नहीं देख रहे हैं, अब बहुत कम चीजें देख रहे हैं और वही चीजें रिजल्ट आ रही है। तो पहले आप थोक बजा के देखिए, और उसके बाद जब फाइनल कर लें तो पूरी तरह समर्पित हो जाइए। और जिस दिन आप समर्पित हो जाएंगे उस दिन आप देखेंगे कि आपकी सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। यही बात भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, यार समर्पित तो हो जाओ पहले। तुम युद्ध की चिंता किए बैठे हो, पहले तो ये नहीं पता कि तुम जीतोगे कि हारोगे। ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये करेंगे, वो कर देंगे, भाग जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अरे पहले समर्पण तो रखो। समर्पण रखोगे तो रिजल्ट्स आएंगे और फिर वहां पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, समर्पित तो हो जाओ, लेकिन हाँ पहले देख लीजिए कि जिसके प्रति समर्पित हो रहे हैं क्या वो समर्पण के लायक है, कि आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। कुछ समय लगेगा, कुछ समय दीजिए। आप, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, कुछ समय दीजिए, बात कीजिए, पूछिए, सवाल पूछिए। ठीक है, उसके बाद आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि हाँ भाई इसके प्रति समर्पित हुआ जाए या नहीं हुआ जाए। अब यही बात करते हैं पीसीएस की, और पीसीएस में जो पीसीएस प्री की बात करते हैं, तो पीसीएस प्री मैं कई बार बोल चुका हूं कि यूपी पीसीएस 2024 के लिए, यूपी पीसीएस ठीक है 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैंने हमेशा कहा है कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप पूरा सिलेबस खत्म करें, पूरी पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। अब वो हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कर रहे हैं तो बेस्ट है, पूरा सिलेबस है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से आप थोड़ा लेट हो गए हैं, आपके पास टाइम कम रहा, आपने थोड़ा सा समय बर्बाद कर दिया, ओवर थिंकिंग में बर्बाद कर दिया, तो कहीं कुछ चीजों पे एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल, जिसमें आपने नाम सुना होगा 80-20 का रेशियो रहता है इसके अंदर। इसके ऊपर इस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी इस बार मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि एक कम समय में, जिनके पास समय कम है, एनर्जी कम है, लेकिन वो पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या लेकर किया जाए जिससे कि रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि सिर्फ ज्यादा पढ़ लेने से ज्यादा सफलता मिल जाए ऐसी गारंटी नहीं है, ज्यादा पढ़ने से सफलता मिल जाए ऐसी गारंटी नहीं, सही पढ़ने से सब होता है। तो सही क्या हो सकता है, तो एक पैरेटो प्रिंसिपल है जिसमें यह है कि 80% क्वेश्चन जो है आपके 20% सिलेबस से आएगा। 80% क्वेश्चन आपके जो है 80% क्वेश्चन जो है वो 20% सिलेबस से आएंगे। यानी 80% का मतलब है कि लगभग 110, 115, 120 क्वेश्चन जो है वो 20% आपका जो सिलेबस होगा वहां से आएंगे। अब 20% सिलेबस क्या हो सकता है,
क्या होगा? अब 25 सिलेबस वो है जो इस एग्जाम की आत्मा है, सोल है, सोल है वो टॉपिक जो इस एग्जाम के सोल है, आत्मा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर आप भी एग्जाम पेपर बनाने जाओ तो आप भी उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन दो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए पॉलिटी से अगर आपको दिया जाए कि पॉलिटी से सवाल बनाइए, तो संभवतः पूरी संभावना है कि आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनाओगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो संविधान की आत्मा है, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उनको कवर कर लेते हैं। मैंने थोड़ा और रिसर्च करने के बाद वहां पर ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम दिया उनको। ट्रेंडिंग का मतलब है कि ऐसे टॉपिक जो पिछले 3-4 साल से पूछे जा रहे हैं, और अगर उन 3-4 साल के जो टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं, अगर सिर्फ हम उन पे ही कॉन्शियसली एफर्ट कर लें, यानी कि ऐसे एफर्ट कि हम ये मेक श्योर कर लें कि भाई चाहे कुछ हो जाए, जो ये टॉपिक हैं, लगभग कितने टॉपिक हैं, एक मैं रिसर्च के हिसाब से लगभग 250 से 275 टॉपिक्स हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर 250 से 275 टॉपिक्स हैं। अगर इनको पकड़ लें, ये सोल ऑफ एग्जाम है, 20% मारते हैं। अगर इन टॉपिक्स को ठीक से कवर कर लें और मेक श्योर कर लें कि चाहे सवाल नया आए, चाहे पुराना है, चाहे मुश्किल है, चाहे आसान है, अगर इन्हीं टॉपिक्स को अगर हम पकड़ लें कि इसमें गलत नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका एग्जाम तुरंत क्रैक हो जाएगा। क्योंकि 250 टॉपिक में से कुछ भी कर लेते, लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, 80, 85, 90 क्वेश्चन आपको मिल ही जाने हैं इसमें से। बस ये आपको देखना है कि ये टॉप क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये रिपीट सवाल ही हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ घटना चक्र ही हो ना, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। तो आपको नए सवाल भी देखने पड़ेंगे, बस मैं क्या कह रहा हूं कि अगर टॉपिक को हमने टारगेट कर लिया है, तो चाहे नया हो सवाल हो, चाहे पुराना सवाल हो, हम उसकी अच्छी खासी रेंज कवर करके मेक श्योर कर लें। हम सिर्फ घटना चक्र पर डिपेंड ना रहे। घटना चक्र अच्छी किताब है, बट हम यहां पर टॉपिक रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन रिपीटेशन की बात नहीं कर रहे। हो सकता क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन ही आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर नया आ जाए, टॉपिक वही है लेकिन नया क्वेश्चन आ जाए, तो भी कर ले जाए। और अगर आप सिर्फ 250 टॉपिक कवर कर लेते हैं, आराम से 80 सवाल मिल जाते हैं। ये है स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या हुआ, आपका समय कम हो गया, एफर्ट कम हो गया, अब फोकस हो गया, पिन पॉइंट फोकस हो गया। ये पैरेटो प्रिंसिपल है। तो ये आप खुद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो जो मेरे एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सब कुछ मैंने बता दिया आपको उसके अंदर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जितने ये टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक को ठीक से कवर कराया जा रहा है। कि पहले आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरी रेंज कवर की जाएगी। उसके बाद आपका घटना चक्र दिया जाएगा, आप घटना चक्र पढ़ोगे, ठीक है, उसके टेस्ट होंगे, मतलब टेस्ट के रूप में दोगे, मतलब आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दोगे। वो नहीं बात कि लेटेड घटना चक्र पढ़ लिए, लेटेड घटना चक्र पढ़ने में और टेस्ट के रूप में देने में दोनों में फर्क है। आप टेस्ट के रूप में दोगे, ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि आपके दिमाग में कितना रिटेन रहा। फिर उसके बाद आप इन्हीं क्वेश्चंस को और पुख्ता करने के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या होगा कि आपको लिखना पड़ेगा, और जब लिखने पे आते हो तो यकीन मानिए आप तभी लिख पाओगे जब आप 100% श्योर होगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर फिर भी तुक्के लगाने की संभावना रहती है, कहीं अब तक तुक्के लगाते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है, अब लिख ही तभी पाओगे जब आप 100% श्योर हो। बस मैं चाहता हूं कि उन 250 टॉपिक्स में आप 100% श्योर हो जाओ। अगर सिर्फ इतने भी श्योर हो जाते हो तो एग्जाम चुटकियों में क्रैक हो जाता है। मुश्किल नहीं है पेपर, बस आप देखोगे कि जब जिन लोगों ने एग्जाम दिया और जो फेल हुए हैं, वो ये बात को समझ पाएंगे कि मुश्किल सवाल, आप असफल इसलिए नहीं हुए कि आप मुश्किल सवाल गलत करके आ रहे हो, आप असफल इसलिए हुए आपने आसान सवाल गलत कर दिए। आपको पता था कि फंडामेंटल राइट से सवाल आना है, बट आपने वो क्वेश्चन भी गलत कर दिया। आपको पता था कि बैक्टीरिया डिजीज और वायरस डिजीज के ऊपर सवाल साइंस का आता है, आपने पढ़ा भी था बट गलत कर दिया आपने। बस हमें ये चीज रोकनी है, ये लीकेज रोकना है, और जब लीकेज रोक लेते हो आपको सफलता मिल जाती है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, ये बहुत अच्छा 1 साल का कोर्स है। ये इसकी फीस जो है ₹2,500 है, ठीक है। अब इसके लिए 9919521555 पे कॉल करके आप मुझसे कर सकते हैं, और मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि मैं आपको दिखाता हूं कि ये आपका एग्जाम क्रैक होगा। अभी 4 महीने का समय बाकी है, यकीन मानिए। आपको थोड़ी स्मार्ट मेहनत करनी है, फालतू की मेहनत नहीं करनी है। अब जब आप फालतू में सिर्फ आप
नहीं करते हो ना, आखिर समय ही समय होता है, समय ही समय होता है। आपको फालतू के काम में, व्यर्थ में अपनी एनर्जी और टाइम बर्बाद नहीं करना है। पिन पॉइंट फोकस होना है। और यकीन मानिए 250 से 300 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो, बाकी भी पढ़ोगे आप, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ोगे, बट इनमें एक्यूरेसी 90 to 100% रखने की कोशिश करेंगे कि अगर सवाल आ जाए, 80 सवाल आ जाए, अगर 80 सवाल में 90% एक्यूरेसी भी है, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके राइट हो गए, तो बचा क्या भाई, 10-15 सवाल तो आप वैसे भी कर ले जाओगे आप। सिंपल चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। बट अगर आपके पेपर क्रैक नहीं हो रहा है, इस बार कुछ चेंज कीजिए, कुछ बदलाव कीजिए। आइए नया तरीके अपनाते हैं और यकीन मानिएगा एग्जाम आपका क्रैक होगा। इस नंबर पर कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए और जानकारी दीजिए। जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे डिस्कस कीजिए, पूछिए मुझसे, बार बार पूछिए मुझसे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और अगर आपका दिल बोले और आपको लगे कि फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है, तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, ट्राई कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।